हेलो फ्रेंड, आई एम अन्नू एंड वेलकम अगेन वी क्रिएट जार फोल्डर। सो फ्रेंड, आज के इस क्लास के अंदर हम अपना जो टॉपिक है फाइनेंशियल मैनेजमेंट उसको डिस्कस करने वाले हैं, जो आपकी कॉमर्स के अंदर यूनिट 4 है और जिसका नाम क्या गिवन है आपकी सिलेबस के अंदर बिजनेस फाइनेंस। तो आज हम इसका इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे और आने वाली अपनी नेक्स्ट क्लासेज में इसको फर्दर आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है आपका, आप उसको पर्सनल प्रोस्पेक्टिव से देख लो या फिर फर्म के प्रोस्पेक्टिव से देख लो। वरना पहले की हम बात करें तो ये इकोनॉमिक का ही पार्ट था, लेकिन बाद में इसको सेपरेट करके अलग सब्जेक्ट बना दिया गया फाइनेंशियल मैनेजमेंट। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे बिजनेस क्या करते गए, ग्रो करते गए, तो हमें इंपॉर्टेंस अराइज हुई कि फाइनेंशियल को भी मैनेज करने के लिए कोई ना कोई पर्सन होना चाहिए। इसलिए एक अलग से सब्जेक्ट बनाया गया आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जिसके अंदर एक मैनेजर अपॉइंट किया जाता है और जिसका काम क्या होता है, फाइनेंस को मैनेज करना। ठीक है, तो यहाँ पे ये बात क्लियर हुई। तो इसको अच्छे से समझने के लिए पहले हमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मीनिंग क्लियर करना होगा। तो देखो, आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक मीनिंग क्लियर करके चलते कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मीनिंग क्या है। तो देखो बच्चों, जो आपका फाइनेंशियल है ये क्या है, दो वर्ड से बना है। तो फाइनेंशियल, एक क्या आपका मैनेजमेंट। ठीक है, यहाँ पे आपका फाइनेंशियल का मीनिंग क्या है, फंड्स। ठीक है ना, किससे रिलेटेड आपका ये आपके टर्म किससे रिलेटेड, आपके फंड से रिलेटेड है। या फिर हम कह सकते हैं कि जितने भी फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, अगर हम फर्म की बात करें, ठीक है, जितने भी फाइनेंशियल रिसोर्सेज है किसके अंदर, आपकी फर्म के अंदर, तो ये किससे रिलेटेड, आपका सारी टर्म आपकी फाइनेंशियल से रिलेटेड है। तो यहाँ पे फाइनेंशियल का मीनिंग क्लियर हुआ। तो फाइनेंशियल किससे रिलेटेड है, यहाँ पे जितने भी फाइनेंशियल रिसोर्सेज है किसके अंदर, आपकी फर्म के अंदर, फिर जितने भी फंड अवेलेबल है फर्म के अंदर, वो सारा किसके अंदर आ जाएगा, आपका फाइनेंशियल के अंदर आ जाएगा। ठीक है, बात आती है मैनेजमेंट की। तो मैनेजमेंट आपने पहले भी पढ़ा होगा अपनी 11th-12th क्लास के अंदर। मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, मैनेजमेंट का मतलब होता है प्लानिंग करना और कंट्रोलिंग करना। एक आर्ट होती है मैनेजमेंट क्या करने की, प्लानिंग करने की और कंट्रोलिंग करने की। मीनिंग देखे तो मीनिंग क्या होगा यहाँ पे, इसका चेक करना और कंट्रोल करना। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी आपकी फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं उनको क्या करना, चेक करना, कंट्रोल करना है। प्लानिंग क्या करना कि कहाँ से प्रोक्यूरमेंट करनी है, कहाँ से फंड को रेज करना है और कैसे कैसे उसको क्या करना, आगे जाके इन्वेस्टमेंट करना है। ठीक है ना, इन्वेस्ट करना है। तो ये सारी एक्टिविटी आपकी किसके अंदर इंक्लूड होगी, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर इंक्लूड होगी। तो यहाँ पे क्लियर हुआ मीनिंग, फाइनेंशियल का मतलब क्या है, मैनेजमेंट का मतलब क्या है। अब देखो, इसकी डेफिनेशन दे रखी है सिंपल सी, और जो काफी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, किसके द्वारा गिवन है, ऐसे कुछल के द्वारा डेफिनेशन गिवन है। डेफिनेशन क्या है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या करता है, डील करता है किसके साथ, प्रोक्यूरमेंट ऑफ फंड्स की। फंड का क्या करना, प्रोक्यूरमेंट्स करना और उनका क्या करना, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन करना किसके अंदर, बिजनेस के अंदर। तो देखो, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन करना किसके अंदर आ जाएगा, आपका मैनेजमेंट के अंदर आ जाएगा। ठीक है ना, और जो भी आपके फंड्स है वो किसके अंदर आ जाएंगे, आपके फाइनेंशियल के अंदर आ जाएंगे। तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इसके अंदर ऐसा कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो देखो, बिजनेस कंसर्न नीड फाइनेंस टू मीट द रिक्वायरमेंट इन द इकोनॉमिक वर्ल्ड, हेंस इट इज कॉल्ड एज लाइफ ब्लड ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ये तो हम सबको पता है कि बिना फाइनेंस के हम किसी भी बिजनेस को ग्रो नहीं कर सकते। वो बिजनेस आपका बड़ा हो छोटा हो, किसी भी तरह का बिजनेस हो, अपनी एक्टिविटी को फुलफिल करने के लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी, फाइनेंस की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। और हमें बिजनेस को ग्रो करने के लिए क्या चाहिए, उसको अच्छे से मैनेजमेंट करना जरूरी होगा। ठीक है ना, अगर हम अच्छे से मैनेजमेंट नहीं करेंगे अपने फाइनेंस का, तो हमारा बिजनेस आगे ग्रो नहीं कर पाएगा, जल्दी से क्या हो जाएगा, लिक्विडेट हो जाएगा, अगर हम अच्छे से फाइनेंस को मैनेजमेंट नहीं करके चलते। ठीक है ना, तो इसलिए जो आपका फाइनेंस है वो इम्पोर्टेंट पार्ट है। ठीक है ना, जिसने किसको जन्म दिया, आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट को जन्म दिया एज ए सेपरेट सब्जेक्ट। ठीक है, बात क्लियर हुई यहाँ तक सभी बच्चों को। फिर आगे देखो, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब क्या, जो मैंने अभी बताया, प्लानिंग करना, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। किस चीज का, जितनी भी फाइनेंशियल एक्टिविटी होती है किससे रिलेटेड, फंड को प्रोक्यूर करने से रिलेटेड और उस फंड को यूटिलाइज करने से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटी एक बिजनेस फर्म के अंदर होती है, वो सारा किसका पार्ट बन जाएगा, आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पार्ट बन जाएगा। तो यहाँ तक आई थिंक आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा मीनिंग क्या होगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। तो देखो, अगर हमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट की नॉलेज है तो हम फाइनेंशियल डिसीजन आसानी से ले सकते हैं। जो भी फाइनेंशियल मैनेजर होगा वो क्या काम करता है, फाइनेंशियल डिसीजन तो लेता है इसके रिलेटेड, बिजनेस फाइनेंस रिलेटेड अपने बिजनेस के अंदर। बात क्लियर हुई यहाँ पे। तो देखो, क्या क्या फंक्शन होते हैं किसी भी फाइनेंशियल मैनेजर के, मेनली क्या फंक्शन करता है वो, सबसे पहले प्लानिंग एंड कंट्रोल करता है। ठीक है, और क्या करता है कि कैसे फंड को रेज करना है अलग अलग सोर्सेज से, क्योंकि हमें पता है कि हमारे पास एक फर्म के पास डिफरेंट डिफरेंट क्या होते हैं, सोर्सेज होते हैं फंड को रेज करने के। आप इक्विटी शेयर कैपिटल ले लो,
आप डिबेंचर ले लो, ठीक है ना। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल से आप क्या कर लो, फंड रेज कर लो, या फिर आपके पास क्या पड़ा है, रिजर्व एंड सरप्लस पड़ा है, वहां से फंड ले लो, ठीक है। या फिर आप यहाँ से नहीं लेना चाहते तो आप बैंक लोन भी ले सकते हो। तो डिफरेंट डिफरेंट सोर्स से क्या करने के, फंड को रेज करने के। अभी यहाँ पर जो भी फाइनेंशियल मैनेजर होगा उसको ये डिसीजन करना होगा कि मेरे को फंड कैसे रेज करने हैं, और यही सब हम आगे अपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो थर्ड थर्ड क्या है, सिलेक्शन ऑफ फिक्स एसेट्स। हमने फंड तो रेज कर लिया, अब क्या करना है, फिक्स एसेट का सिलेक्शन करना है कि अभी जो फंड रेज किए हैं अलग अलग सोर्सेस से, अब उन फंड का कहाँ कहाँ यूज करना है, कौन कौन सी फिक्स एसेट्स को खरीदना है, कैसे कैसे वर्किंग कैपिटल क्या करना है, मैनेज करना है, और अदर फाइनेंशियल जो इवेंट होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उन सब से रिलेटेड क्या करता है, फंक्शन करता है आपका कौन, फाइनेंशियल मैनेजर। तो देखो जो भी आपका फाइनेंशियल मैनेजर होता है क्या करता है, अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करता है किसके अंदर, बिजनेस के अंदर। तो उन फंक्शन को परफॉर्म करते हुए वो क्या करता है, अलग अलग फाइनेंशियल डिसीजन लेता है। तो मेनली जितने भी हमने फाइनेंशियल फंक्शन है जो मैंने आपको यहाँ पे बताया, क्या करना कि प्लानिंग कंट्रोलिंग करना, फंड का प्रोक्यूरमेंट करना, उसको यूटिलाइज करना, ठीक है ना, कि कितना फिक्स एसेट में लगाना, कितना वर्किंग कैपिटल में लगाना है, कौन कौन से सोर्सेज हमें फंड रेज करना है, किसकी कॉस्ट कितनी आएगी, ये सब के सब हमने जो फाइनेंसिंग डिसीजन है उसके अंदर क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो मेनली एक फर्म के अंदर तीन तरह के क्या होते हैं, फाइनेंसिंग डिसीजन होते हैं, और वो आपके तीन तरह के मेनली फाइनेंसिंग डिसीजन कौन से होते हैं फ्रेंड्स, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंशियल डिसीजन और आपका डिविडेंड डिसीजन, ठीक है ना। तो ये तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन होते हैं जो एक फाइनेंशियल मैनेजर फर्म के अंदर लेता है। इन्हीं तीनों डिसीजन के अंदर आपके सारे के सारे क्या आ जाते हैं, फाइनेंशियल फंक्शन आ जाते हैं, जितने भी क्या कौन का परफॉर्म करता है, आपका एक मैनेजर परफॉर्म करता है, ठीक है। तो इन डिसीजन को पढ़ने से पहले पहले मैं आपको देती हूँ एक छोटा सा एग्जाम्पल, ठीक है। इससे आपको एक ओवरव्यू क्लियर होगा कि क्यों फाइनेंशियल मैनेजमेंट की जरूरत पड़ी, ठीक है, क्योंकि फाइनेंशियल मैनेजर का होना जरूरी है। किस तरह से वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, किस तरह से उसकी क्या होती है, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होता है, क्या सोचता है वो बैलेंस शीट को देख के, क्या डिसीजन ले पाता है वो बैलेंस शीट को देख के, ठीक है। ये चीज आपको क्लियर हो जाएगी तो आपको काफी सारी चीजें आगे अपने आप क्लियर हो जाएंगी। तो देखो आपके सामने एक बैलेंस शीट प्रेजेंट है। अब इस बैलेंस शीट के अंदर आपको लाइबिलिटी साइड इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रीफरेंस, बैंक लोन और क्रेडिट टर्म गिवन है, और यहाँ पे आपको फिक्स एसेट और करंट एसेट गिवन है। तो एक नॉर्मल पर्सन होगा, एक अकाउंटेंट होगा, वो क्या, उसका काम क्या है, सिर्फ बैलेंस शीट को क्या कर दिया, टैली कर दिया, उसका काम क्या, खत्म। लेकिन यहीं पर अगर कोई फाइनेंशियल मैनेजर होगा, ठीक है ना, जो क्या करता है, फाइनेंस को मैनेज करता है, कंट्रोल करता है उसको, ठीक है ना, चेक करता है, तो वो यहाँ पर किस तरह से डिसीजन लेगा, क्या सोचेगा, क्या बताएगा इस फाइनेंशियल शीट को, इस बैलेंस शीट को देख के। तो देखो सीधा देखते ही वो क्या कहेगा कि जो ये कंपनी है, जिस भी कंपनी की बैलेंस शीट है वो कंपनी लिक्विडेट होने वाली है। ऐसा मैंने क्यों कहा, तो साफ साफ देखो यहाँ पर उसकी फिक्स एसेट टेंजेबल कितनी है, सिर्फ 20 लाख की, और इनटेंजेबल कितनी है, 50 लाख की। तो सबसे पहले माइंड में क्वेश्चन क्या आएगा, कोई भी फाइनेंशियल मैनेजर होगा उसके माइंड में सबसे पहला क्वेश्चन ये आएगा कि जो इंटेंजेबल एसेट इतनी ज्यादा है वो कहाँ से आई, कहीं गुडविल तो शो नहीं कर रखी जो बिना मतलब की हो, ठीक है ना, जो बैलेंस शीट क्या कर रही है, एसेट दिखा तो ज्यादा रही है लेकिन उसका कोई यूज ही नहीं है। बात क्लियर हुई यहाँ पे, तो ये बिना काम की है। अब बात करते हैं करंट एसेट की। तो देखो करंट एसेट में जो स्टॉक है वो आपका कितना कहा, 30 लाख का। सबसे पहली बात 30 लाख का, इससे हमें कुछ क्लियर नहीं हो रहा, लेकिन यहाँ पर जो भी फाइनेंशियल मैनेजर होगा वो क्या देखेगा कि स्टॉक 30 लाख का है, वो यहाँ पे देखेगा स्टॉक टर्नओवर कितना है साल का। फॉर एग्जाम्पल मान लो यहाँ पे टर्नओवर की मैं बात करूँ वो है 90 लाख का, ठीक है, वो कितने का है, 90 लाख का क्या है, टर्नओवर है। अब फाइनेंशियल मैनेजर के माइंड में क्या क्वेश्चन स्ट्राइक करेगा कि इतना स्टॉक है, मतलब टर्नओवर पूरे साल का 90 लाख है, और स्टॉक कितना अवेलेबल है अभी फर्म के पास, कितना गोडाउन के अंदर पड़ा, 30 लाख का। तो इतना ज्यादा स्टॉक क्या कर रहा है गोडाउन के अंदर, क्योंकि इसका मतलब क्या हुआ, स्टॉक टर्नओवर रेशियो कितनी होगी हमारी, 3, मतलब कि साल में 3 बार ही क्या कर रहा है हमारा स्टॉक रोटेट कर रहा है, इतना कम, जो कि बिजनेस के लिए खतरा पैदा कर सकता है, ठीक है ना। अब देखते हैं डेप्ट को। डेप्ट कितने के यहाँ पे, 20 लाख के। तो यहाँ पर जो मैनेजर है वो क्या देखेगा कि जो डेप्ट 20 लाख के है, कितने ऐसे डेप्ट हैं जिनकी रिकवरी अभी तक नहीं हुई, और कितना टाइम पीरियड हम उनको अवेलेबल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल उसने देखा तो उसको यहाँ पर क्या दिखा कि जो 12 महीने हो चुके हैं ऐसे 7 लाख रुपए के डेट है कंपनी के पास जिनकी पेमेंट अभी तक नहीं आई। तो इससे क्या ओवरव्यू निकालेगा एक फाइनेंशियल मैनेजर, ये ओवरव्यू निकालेगा कि ये कंपनी जल्दी डूब जाएगी क्योंकि 12 महीने हो चुके हैं उन डेप्ट को। इसका मतलब क्या,
उनके बैड डेट होने के चांसेस क्या हो चुके हैं, मैक्सिमम हो चुके हैं। क्योंकि डेट रिकवर होने होते तो हो जाते, 12-12 महीने तक डेट क्या कर रहे हैं अभी तक, जिनको अभी तक रिकवर नहीं किया गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे सिचुएशन भी क्या है, नेगेटिव सिचुएशन है। चलो ठीक है, ये अच्छी बात है कि कैश कितना पड़ा है कंपनी के पास, 15 लाख का क्या पड़ा है, कैश पड़ा है, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस में कि लॉस है कंपनी का कितने का, 10 लाख का। तो अब यहाँ पे देखो, इक्विटी शेयर कैपिटल से इतना पैसा ले रखा है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल से इतना ले रखा है, और बैंक लोन से इतना, और हमारे क्रेडिट कितने के हैं, 15 लाख के क्रेडिटर हैं, ठीक है। तो कैश से तो हम क्या कर देंगे, अपनी क्रेडिट की पेमेंट कर देंगे, लेकिन हमारे जो इक्विटी शेयर कैपिटल को डिविडेंड पे करना होता है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को डिविडेंड पे करना होता है, बैंक लोन को क्या इंटरेस्ट पे करना होता है, इनकी पेमेंट हम कहाँ से करेंगे। अगर हमने कैश से क्रेडिटर की पेमेंट कर दी तो इनकी पेमेंट हम कहाँ से करेंगे, क्योंकि हमारे पास तो प्रॉफिट भी नहीं है, ना कोई रिजर्व है, ना कोई सरप्लस है, तो इनकी पेमेंट कहाँ से करेंगे। तो ओवरऑल क्या व्यू निकालेगा यहाँ पे फाइनेंशियल मैनेजर की, कंपनी जल्दी क्या हो जाएगी, लिक्विडेट हो जाएगी, कंपनी की जो पोजीशन है, फाइनेंशियल पोजीशन, वो अच्छी नहीं है। तो अब क्लियर हुआ एक फाइनेंशियल मैनेजर किस तरह से सोचता है, क्या थिंकिंग होती है उसकी किसी भी बैलेंस शीट को स्टडी करते हुए। एक नॉर्मल अकाउंटेंट तो क्या करेगा, टैली कर देगा बैलेंस शीट को, बात खत्म। लेकिन फाइनेंशियल मैनेजर किस तरह से डिसीजन लेता है बिजनेस के अंदर हर एक चीज को एनालिसिस करके, वो डिसीजन किस तरह से लेता है, हम उसकी थिंकिंग को देखते हैं। तो देखो, सबसे पहले जो भी एक फाइनेंशियल मैनेजर होगा वो क्या देखेगा कि जो फिक्स एसेट है उसके अंदर मेरे को कितना पैसा लगाना है, और कौन कौन सी फिक्स एसेट के अंदर पैसा लगाना है, जो आपका क्या कहलाएगा, आपका इन्वेस्टमेंट डिसीजन, जो हमने सबसे पहला पढ़ा अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन। देखा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट डिसीजन, तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन का मतलब क्या है कि हमें कौन कौन सी एसेट्स के अंदर क्या लगाना है, पैसा लगाना है, कितना पैसा फिक्स एसेट्स के अंदर लगाना है और कितना पैसा जो करंट एसेट है उनके अंदर लगाना है। तो यहाँ पे दोनों तरह के डिसीजन होते हैं, फिक्स एसेट के अंदर मतलब लॉन्ग टर्म डिसीजन भी, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड भी, और आपका शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। शॉर्ट टर्म में आपकी क्या जाएंगे, आपकी स्टॉक डेब्ट, कैसे आपका किसका पार्ट हो जाएगा, आपका यहाँ पर हो जाएगा करंट एसेट्स का। आपको ये तो पता ही होगा ना, फिक्स एसेट में से अगर करंट एसेट माइनस कर दो क्या निकलेगा, आपका वर्किंग कैपिटल। तो यहाँ पे एक फाइनेंशियल मैनेजर को वर्किंग कैपिटल से रिलेटेड भी डिसीजन लेना पड़ता है, जब वो किसका पार्ट है, जब वो किसका पार्ट है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन का। तो कितना पैसा मेरे को फिक्स एसेट में लगाना है और कितना पैसा मेरे को करंट एसेट्स में लगाना है। अच्छा देखो, अब कितने का स्टॉक मेरे को रखना है, स्टॉक ज्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए। अगर स्टॉक ज्यादा होगा तो यहाँ पे स्टॉक क्या था, ज्यादा था, क्योंकि हमारा टर्नओवर कितना था, सिर्फ 90 लाख का टर्नओवर था, ठीक है ना। स्टॉक ज्यादा पड़ा है तो ये भी क्या है, एक नेगेटिव साइन है। लेकिन हम स्टॉक बिल्कुल भी नहीं रखेंगे तो हमारी लेबर हो क्या रहेगी, आइडल रहेगी। तो हमें स्टॉक ना ज्यादा रखना चाहिए ना कम रखना चाहिए। तो उस केस में कितना स्टॉक होना चाहिए, वो आपको किसके अंदर आ जाएगा, और इसका पार्ट बन जाएगा, वो आपका पार्ट बन जाएगा इन्वेंट्री मैनेजमेंट का, है ना। तो एक फाइनेंशियल मैनेजर क्या करता है, इन्वेंट्री की मैनेजमेंट भी करता है, कितना इन्वेंट्री होना चाहिए, कितना स्टॉक होना चाहिए। डेप्ट देखो, अगर हम बिल्कुल भी उधार पे माल नहीं देंगे तो हमारे कंपटीटर हमारे से क्या निकल जाएंगे, आगे निकल जाएंगे। अगर हम उधार पर माल दें, अपनी कंपटीटर से आगे निकलने के लिए ज्यादा उधार पे दे, ज्यादा लंबे टाइम पीरियड के लिए दें, तो हमारे बैड डेट के चांस ज्यादा हो जाएंगे, जिससे हमारा बिजनेस ग्रो नहीं कर पाएगा। तो अब एक एक्यूरेट टाइम पे डिसाइड करना कि कितना डेट दे और कितने टाइम पीरियड के लिए दे, ये भी क्या होगा, एक डिसीजन होता है, उसको हम क्या कहते हैं, रिसीवेबल मैनेजमेंट करना। ये भी किसका काम है, आपका फाइनेंशियल मैनेजर का काम है, ठीक है। फिर बात आती है किसकी, आपकी कैश की, क्योंकि कितना कैश एक फर्म के अंदर होना चाहिए। देखो सबको पता है कि ज्यादा कैश हम रखेंगे तो क्या, उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी तो है, एक फर्म के अंदर उसकी कॉस्ट भी तो आएगी ना। अगर हमारे पास कैश पड़ा तो उसकी भी तो कॉस्ट हम क्या करते हैं, कंसिडर करते हैं ना। तो ना ज्यादा कैश अवेलेबल होना चाहिए फर्म के पास, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इतना कम हो कैश फर्म के पास कि वो आगे जाकर अपना फर्म कोई भी फ्यूचर में से अपॉर्चुनिटी मिलती है वो उसको ग्रैब ही ना कर पाए। कैसे अपॉर्चुनिटी, फॉर एग्जांपल मान लो कोई भी सप्लायर है, ठीक है, उसने क्या कहा कि अगर आप इस टाइम पे तक क्या करते हो, सामान को परचेज करते हो तो कितने का डिस्काउंट मिलेगा। अगर हमारे फर्म के पास कैश ही अवेलेबल नहीं है तो हम कैसे उस अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर पाएंगे। या फिर कोई भी कॉन्टीजेंसी इवेंट क्या हो गई, अराइज हो गई, तो उस वक्त हम उन कॉन्टीजेंसी इवेंट को कैसे फुल कवर कर पाएंगे। तो इसी तरह इसके पर्पज के लिए हमारे पास कैश भी अवेलेबल होना चाहिए फर्म के पास, लेकिन इतना भी नहीं होना चाहिए कि हम कैश हमारे पास क्या पड़ा रहे और हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती जाए, इंक्रीज होती जाए, ठीक है ना। तो कैश से रिलेटेड भी डिसीजन लेना होता है, इसको हम क्या कहेंगे यहाँ पे, कैश मैनेजमेंट। फिर देखो ये आपके जो तीनों के तीनों है, किसका पार्ट बन जाएगा, आपके सोर्सेज का, ठीक है। कि हम इन्वेस्टमेंट डिसीजन तो हमने ले लिया कि पैसा कहाँ कहाँ कितना लगाना, अब उसको क्या करना है, इकट्ठा भी तो करना। कौन कौन से सोर्सेज होने चाहिए उस पैसे को क्या करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए। वो इक्विटी शेयर कैपिटल होगी, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होगी, वो बैंक लोन होगा। यहाँ पे एक चीज और आप ऐड कर सकते हो, क्या,
रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक है ना। कितना रिजर्व और सरप्लस होगा किसके पास, हमारे पास कंपनी के पास कितना रिजर्व एंड सरप्लस है, कहाँ कहाँ से कितना कितना पैसा हम क्या कर सकते हैं, इकट्ठा कर सकते हैं। हम वहां से इकट्ठा कर लो जहाँ पे कॉस्ट क्या होगी, सबसे कम होगी, ठीक है ना। माइंड में ये क्वेश्चन आता है, लेकिन ऐसा भी नहीं होता कि हम सारा पैसा कहाँ से इकट्ठा कर ले जहाँ पे कॉस्ट क्या होगी, कम होगी, लेकिन वहां पे रिस्क एक तरह का और इंक्रीज हो जाता है। देखो हम सबको पता ही है क्या, सबसे ज्यादा हाई कॉस्ट का हमारे इक्विटी शेयर कैपिटल क्या होते हैं, हाई कॉस्ट। हाई कॉस्ट क्यों होती है इनकी, सबसे ज्यादा कॉस्ट क्यों होती है इनकी, क्योंकि ये रिस्क भी तो क्या लेते हैं, ज्यादा लेते हैं। तो सिंपल सी बात है, रिस्क ज्यादा लेंगे तो वो भी क्या करेंगे, हाई चार्ज करेंगे। तो यहाँ पे कॉस्ट, अगर वो डिविडेंड हाई चार्ज करेंगे तो कॉस्ट क्या हो जाएगी कंपनी के लिए, उसकी इंक्रीज हो जाएगी। अगर मैं प्रीफरेंस शेयर कैपिटल की बात करूँ तो प्रीफरेंस शेयर कैपिटल की कॉस्ट क्या होती है, कंपेयर टू इक्विटी शेयर कैपिटल कम होती है, लेकिन कम क्यों होते हैं, क्योंकि वहां पर जो रिस्क है कंपेयर टू इक्विटी शेयर कैपिटल वो क्या होता है, कम होता है, ठीक है ना। मान लो फॉर एग्जांपल इसको अगर हम 12% का डिविडेंड देते हैं तो इसको हम कितना देंगे, 13-14 थोड़ा ना देंगे, क्या देंगे, कम ही देंगे इक्विटी शेयर कैपिटल से, क्योंकि वो रिस्क भी तो क्या ले रहे हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल से कम ले रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, 10% का क्या होगा, मान लो हम इनको डिविडेंड पे कर रहे हैं। फिर बात आता है आपकी किसकी, डिबेंचर की। मान लो डिबेंचर है, अब डिबेंचर का रिस्क क्या होगा, प्रीफरेंस शेयर कैपिटल से कम है, क्योंकि डिबेंचर वाले क्या कहते हैं, हमें फिक्स्ड अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट दे दो, बात खत्म, हमें आपकी कंपनी के अंदर जो भी प्रॉफिट है उसके अंदर कोई भी शेयर नहीं चाहिए, ठीक है ना। हमें सिर्फ एक अपना जो परसेंटेज है, फिक्स परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट हमें वो प्रोवाइड कर दो। तो क्या होगा, रिस्क क्या लिया उन्होंने, बिल्कुल कम लिया। किससे कम लिया, प्रीफरेंस शेयर होल्डर इक्विटी शेयर होल्डर से कम लिया। तो सिंपल सी बात है, तो इनका रिटर्न क्या होगा, इन दोनों से कम होगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो इनका है 8%, ठीक है। अब जो बैंक लोन है, बैंक लोन का जो रिस्क है, बैंक से जो हम लोन लेते हैं, अब बैंक का जो रिस्क है वो कंपेयर टू डिबेंचर से भी कम है। डिबेंचर से कम क्यों है, क्योंकि बैंक कभी भी लोन देता है किसी भी कंपनी को, वो कोई ना कोई सिक्योरिटी एज ए कोलेटरल अपने पास रखता है, वो हर एक स्टेटमेंट चेक करता है किसी भी बैंक कंपनी की, ठीक है ना। फिर जाकर हर चीज देखने के बाद फिर जाकर कहीं बैंक क्या देता है, लोन देता है। तो उसका रिस्क कहीं ना कहीं और ज्यादा मिनिमम हो जाता है कंपेयर टू डिबेंचर के। तो इसका रिस्क और ज्यादा कम हुआ किससे, डिबेंचर से। तो यहाँ पे बैंक लोन क्या होगा, और कम हो सकता है किससे, डिबेंचर को जो हम इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो यहाँ पे बैंक का इंटरेस्ट रेट क्या हो सकता है, और कम हो सकता है, ठीक है ना। अब नॉर्मली लोग क्या सोचेंगे, क्यों ना हम सारा पैसा बैंक से लोन ले लें, ऐसा भी नहीं हो सकता ना। हमें क्या करना, फाइनेंशियल मैनेजर को क्या करना पड़ता है, ये डिसीजन लेना पड़ता है कि कैसा कैसा कितना कितना पैसा मेरे को कहाँ कहाँ से लेना है, ठीक है ना। जो आप किसके अंदर पढ़ोगे, लीवरेज चैप्टर के अंदर पढ़ोगे। ये बात क्लियर हुई, ये किसके ऊपर डिपेंड होता है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल के ऊपर डिपेंड होता है, ठीक है। तो आपके क्या है, सारे सोर्सेज ऑफ फंड है, जो क्या है आपका फाइनेंशियल डिसीजन किसी भी मैनेजर का। तो इस फाइनेंशियल डिसीजन के अंदर क्या पढ़ते हैं हम, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितनी आएगी हमारी, किसकी कितनी कॉस्ट है, ठीक है। सेकंड हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर, कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर क्या आ जाएगा कि कितना कितना पैसा हमें कहाँ कहाँ से क्या करना है, रेज करना है, वो आप किसके अंदर पढ़ोगे, कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर। और इसी के अंदर आप एक चीज और पढ़ो, क्या, लीवरेज। वैसे जो आपका नया सिलेबस, जो आपका सिलेबस दे रखा कॉमर्स का, उसके अंदर से आपका लीवरेज जो टॉपिक है उसको कट कर दिया गया है, लेकिन हम इसके बारे में डिस्कस कर लेंगे अच्छे से, कि जिससे आपका जो ओवरऑल व्यू है वो क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। देखो फ्रेंड्स, जो मेरा पर्पज है यहाँ पर इस यूट्यूब चैनल के ऊपर, वो सिर्फ आपके एग्जाम को क्रैक करना नहीं है, आपके एग्जाम को क्रैक करने के साथ साथ आपकी जो कंसेप्ट बिल्डिंग है उसको भी क्लियर करना, कि आपकी कंसेप्ट बिल्डिंग ऐसी हो कि आप सामने वाले पर्सन को जाके इजीली से क्या कर सको, समझा सको कि हाँ ये चीज ऐसे है, ठीक है ना। यहाँ पे सिर्फ आपको पढ़ के रट के एग्जाम क्लियर नहीं करना, वो तो सब कोई कर लेते हैं, लेकिन मेन पर्पज क्या होना चाहिए आपका, कि कैसे कंसेप्ट क्लियर करूँ मैं अपना, ठीक है ना। अगर कोई सामने में से कोई पूछने आए तो मैं उसको इजीली क्या कर सकूँ, समझा सकूँ, ठीक है ना। एज आगे आ जाएगा, आप क्या करने वाले हो, टीच करने वाले हो, तो आपका कंसेप्ट इस तरह से क्लियर होना चाहिए कि आप सामने वाले पर्सन को इजीली से समझा सको। तो यहाँ पे मेरा मेन पर्पज है आपका कंसेप्ट बिल्डिंग है, ठीक है। अगर आपका कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होगा तो आपका एग्जाम इजीली क्लियर हो जाएगा, कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, आप अपना कंसेप्ट क्लियर करते हुए चलो, चीजों को रटो मत, रटने से कुछ भी सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। सिर्फ आप एक एग्जाम क्लियर कर दोगे, आगे अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाओगे। लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियरिटी बहुत ज्यादा जरूरी है, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी इस लेवल के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे चीज क्लियर हुई आपको। मैंने बैलेंस शीट क्यों प्रेजेंट किया आपके लिए, कि सिर्फ इसलिए कि आप एक फाइनेंशियल मैनेजर की तरह सोच सको कि फाइनेंशियल मैनेजर किस किस तरह से क्या क्या डिसीजन लेता है। एक बैलेंस शीट को देख के उसके माइंड में क्या क्या क्वेश्चन आते हो, किस किस तरह से वो क्या लेगा, आगे डिसीजन लेगा। बात क्लियर हुई यहाँ पे, ठीक है। फिर यहाँ पे आप बात आती है किसकी, क्रेडिट की। क्रेडिट का मतलब क्या, जो क्रेडिटर पीरियड है वो कितना होना चाहिए, तो ये किसके अंदर आ जाएगा आपका, ये भी एक वर्किंग कैपिटल का ही आपका क्या बन जाएगा, पार्ट बन जाएगा। इसको हम कहते हैं पेबल मैनेजमेंट। आगे हम एक चीज पढ़ेंगे, फ्लोटिंग, ठीक है ना। वहां पे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि जो रिसीवेबल मैनेजमेंट और पेबल मैनेजमेंट है वो कैसे
करना चाहिए एक कंपनी को। फ्लोटिंग वाला टॉपिक करेंगे तब हम वर्किंग कैपिटल के अंदर, वहां पे आपको अच्छे से ये चीज क्लियर हो जाएगी। क्लियर हुआ सभी बच्चों को अच्छे से? ठीक है, वेरी गुड। अब देखो आगे, तो यहाँ पे दोनों डिसीजन क्लियर हुए। कैसे एक जो बिजनेस फाइनेंशियल मैनेजर, जो फाइनेंस मैनेजर है, वो किस तरह से इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेता है, किस तरह से वो क्या लेता है, फाइनेंशियल डिसीजन लेता है। तो फाइनेंस इन्वेस्टमेंट डिसीजन के अंदर हमने तो देखे लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, ठीक है ना। इसके अंदर हमने क्या देखा कि क्या क्या कॉस्ट ऑफ कैपिटल होगी, कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होगा, और हमारा जो लीवरेज वाला पोर्शन हम किसके अंदर करेंगे, फाइनेंशियल डिसीजन के अंदर। लास्ट में हमारा बचता है क्या, डिविडेंड डिसीजन, ठीक है ना, कि कितना पैसा एक फर्म अपने पास रखेगी एज ए रिटेन्ड अर्निंग, और कितना पैसा डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर देगी किसको, अपने इक्विटी शेयर होल्डर को। यहाँ पे बात क्लियर हुई? तो देखो यहाँ पे मैंने इनको अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा, तीनों के तीनों डिसीजन को आपके, जो एक कौन लेता है, फाइनेंशियल मैनेजर लेता है। तो देखो सबसे पहले आपका क्या आता है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन के अंदर क्या, अ फाइनेंशियल डिसीजन विच इज कंसर्न विद हाउ द फर्म्स फंड, जो फर्म के फंड हैं उनको किस तरह से क्या किया जाए, इन्वेस्टेड किया जाए डिफरेंट एसेट्स के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर किससे रिलेटेड है बच्चों, यहाँ पर सिलेक्शन ऑफ एसेट्स रिलेटेड है, जिसको हम अगर कैपिटल बजटिंग और आपका वर्किंग कैपिटल बजटिंग के अंदर आपका क्या आ जाएगा, जो लॉन्ग टर्म के लिए पैसा क्या करना है, इन्वेस्ट करना है, वो हम पढ़ेंगे कैपिटल बजटिंग के अंदर। और जो हमने शॉर्ट टर्म के लिए जो हमने देखा था वो हम किसके अंदर पढ़ेंगे, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, जिसके अंदर हमने रिसीवेबल मैनेजमेंट देखा था, कैश मैनेजमेंट, ये हमने जो डिस्कस किया था वो किसका पार्ट बन जाएगा, आपका वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का। ठीक है, फिर सेकंड डिसीजन क्या होता है किसी भी फाइनेंशियल मैनेजर का, फाइनेंसिंग डिसीजन। फाइनेंसिंग डिसीजन का मतलब क्या, हमने ये तो देख लिया कि पैसा कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करना है, कैसे सिलेक्शन करना है किसका, एसेट्स का। सेकंड डिसीजन क्या होता है कि जो हमने एसेट का सिलेक्शन किया है, वो कर चुके हैं हम लोग, तो अब उनके लिए पैसे को कहाँ से रेज करना है, ठीक है, वो किसका पार्ट बन जाएगा, फाइनेंसिंग डिसीजन का। आफ्टर एस्टिमेशन ऑफ द अमाउंट रिक्वायर्ड एंड द सिलेक्शन ऑफ एसेट्स रिक्वायर्ड to be purchased, the next financing decision is to determine the proportion of debt and equity in capital structure। कितना पैसा हम डेट से ले, कितना कैपिटल से ले, उनकी क्या कॉस्ट आएगी, ठीक है ना, ये सारा पार्ट किसके अंदर पढ़ेंगे हम, फाइनेंसिंग डिसीजन के अंदर। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर और लीवरेज, आप तीनों किसके अंदर पढ़ोगे, फाइनेंसिंग डिसीजन। और सबसे लास्ट में हमारा कौन सा डिसीजन बचता है, डिविडेंड डिसीजन। ठीक है, तो देखो डिविडेंड डिसीजन के अंदर आपका क्या आ जाएगा कि जो भी कंपनी ने क्या करा है, प्रॉफिट अर्न किया है, उस प्रॉफिट में से कितना पार्ट कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करेगी और कितना पार्ट अपने पास एज ए रिटेन्ड अर्निंग रखेगी फ्यूचर कॉन्टीजेंसीज के लिए। ठीक है, वो आपका किसके अंदर आ जाएगा, डिविडेंड पॉलिसी के अंदर। क्लियर हुई? ठीक है, एक चीज और देखो, जब यहाँ पर कोई भी फाइनेंशियल मैनेजर डिसीजन लेता है कि उसको फिक्स एसेट्स खरीदनी है, कौन सी फिक्स एसेट में पैसा लगाना है। फॉर एग्जाम्पल हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो किसी भी फाइनेंशियल मैनेजर को क्या करनी है, एक मशीनरी को परचेज करना है। अब उसके पास बहुत सारे ऑप्शन है क्या करने के लिए, मशीनरी को परचेज करने के लिए। कैसे कैसे, सबसे पहला कि उसको जो भी फंड है कंपनी के अंदर उससे क्या कर ले, परचेज कर ले। ठीक है, सेकंड ऑप्शन क्या है, उसको लीज पर ले ले। ठीक है, थर्ड ऑप्शन क्या है, हायर परचेज कर ले। फोर्थ ऑप्शन क्या है, बैंक से क्या करवा ले, फाइनेंस करवा ले। तो इस तरह के डिसीजन भी एक फाइनेंशियल मैनेजर को लेने पड़ते हैं। सारी चीजें हम क्या करेंगे, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ओवरव्यू क्लियर हुआ कि आगे आगे हमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट में किस किस चीज को स्टडी करना है। क्लियर यहाँ तक? ठीक है, वेरी गुड। अब देखो यहाँ पे आपकी आती है अप्रोचेज फाइनेंशियल मैनेजमेंट की। ये कुछ ज्यादा नहीं है, जो अब तक हमने पढ़ा है वो आपकी क्या थी, मॉडर्न अप्रोच से रिलेटेड हमने पढ़ा है। क्योंकि इससे पहले क्या हुआ करती, ट्रेडिशनल अप्रोच हुआ करती। जो आपकी ट्रेडिशनल अप्रोच थी ना, वो सिर्फ किसके ऊपर फोकस क्या करती कि जो फाइनेंशियल मैनेजर है आपका, उसका सिर्फ एक ही काम है, एक ही काम क्या है कि प्रोक्यूरमेंट ऑफ फंड। ठीक है, यूटिलाइजेशन कैसा करना है उसका काम नहीं है। ये बात करते हैं कौन सी, ट्रेडिशनल अप्रोच। जो हमने ऊपर बातें पढ़ी वो किस रिलेटेड आपकी मॉडर्न अप्रोच से रिलेटेड है कि प्रोक्यूरमेंट ऑफ फंड करना एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, ये किसका काम है, फाइनेंशियल मैनेजर का। ये बात कौन बोलते हैं, आपकी मॉडर्न अप्रोच। इतना ही ध्यान रखो, इतना ही काफी है। ठीक है, इसके अंदर एक बार रीडिंग ले लेते हैं, इसके अंदर क्या लिख रखा है। तो देखो, जो आपकी ट्रेडिशनल अप्रोच है वो इस्टेब्लिश हुई थी 1920-30 के अंदर। तब फाइनेंशियल मैनेजमेंट का हमारा क्या होता है, इवोल्यूशन हुआ था, एक सेपरेट सब्जेक्ट की तरह इसको स्टडी करने लगे थे। ठीक है, तो उस वक्त सिर्फ क्या क्या डिसीजन, क्या क्या एक्टिविटी जो एक फाइनेंशियल मैनेजर किया करता कि फंड को रिक्वायरमेंट कितनी होगी, ठीक है ना, कहाँ कहाँ से उसको क्या करना है, रेज करना, और सिर्फ कहाँ से रेज करना है, एक्सटर्नल सोर्सेज पे से, इस पे ही फोकस किया करते। ठीक है ना, और सिर्फ फोकस किस पे था, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पे। जो वर्किंग कैपिटल हमने शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट की बात की, उसको हम कंसीडर नहीं क्या करते ट्रेडिशनल अप्रोच के अंदर। ठीक है, तो यही कुछ कमियां लगी। इसी के बाद क्या आई थी हमारी मॉडर्न अप्रोच, जो हमने अभी स्टडी की कि जहाँ पे हम एक फाइनेंशियल मैनेजर हर तरह के डिसीजन ले सकता है। ठीक है, तो यही इसकी लिमिटेशन थी। सबसे पहला लिमिटेशन क्या, खुद सोच के देखो
अब तक जितना भी आप लोगों ने पढ़ा है उसको माइंड में रख के खुद सोच के देखो इसकी लिमिटेशन क्या होगी। सबसे पहली लिमिटेशन क्या, हमने सिर्फ किस पे फोकस किया, प्रोक्यूरमेंट ऑफ फंड्स पे, ठीक है ना, उनको यूज कैसे करना है उस पर बात नहीं की ट्रेडिशनल अप्रोच के अंदर। बात क्लियर, फर्स्ट अप्रोच आपकी क्लियर। सेकंड क्या आपका, एक्सटर्नल सोर्सेज कंसिडर करते हैं हम, इंटरनल सोर्सेज को इंक्लूड करते ही नहीं है, ठीक है ना। वर्किंग कैपिटल को हमने क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया, ओनली जो भी लॉन्ग टर्म डिसीजन है हमने उसको कंसिडर किया, ठीक है। और आपका यूटिलाइजेशन ऑफ फंड हमने किसको कंसिडर किया, ओनली यूटिलाइजेशन ऑफ फंड को कंसिडर किया ही नहीं, हमने उसको क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया। ये कोशिश की क्या थी, लिमिटेशन थी बच्चों, ठीक है। तो आसान सा था क्योंकि हम ऊपर इतना सारा पढ़ चुके हैं इसके बारे में, अब इसकी लिमिटेशन तो इसलिए हमसे हो जाएगी, ठीक है। तो सीधा सीधा आप क्या देख लो, इन दोनों के बीच में एक डिफरेंस देख लो कि दोनों के बीच में डिफरेंस क्या, आपकी मॉडर्न अप्रोच और ट्रेडिशनल अप्रोच। तो तीनों के तीनों जो आपकी डिसीजन है किसका पार्ट, आपके मॉडर्न अप्रोच का ही पार्ट है, क्योंकि मॉडर्न अप्रोच आपका एक एनालिटिकल व्यू रखती है और जबकि ट्रेडिशनल अप्रोच एक डिस्क्रिप्टिव व्यू रखती है आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट से रिलेटेड, ये आपका एक एनालिटिकल व्यू रखती है फाइनेंशियल मैनेजमेंट से रिलेटेड। तो तीनों फंक्शन आपका किसके अंदर इंक्लूड है, वो मॉडर्न अप्रोच के अंदर। इसका स्कोप क्या है, नैरो है, इसका क्या है, वाइड है, ठीक है। फोकस ओनली लॉन्ग टर्म के ऊपर फोकस, इसमें हमने क्या देखा, लॉन्ग टर्म एज वेल एज शॉर्ट टर्म, जो जिसके अंदर हमने वर्किंग कैपिटल को भी क्या कर लिया, इंक्लूड कर लिया, ठीक है। कंसिडर, ये सिर्फ कंसिडर करते हैं ओनली आउटसाइडर के व्यू को, और इसके अंदर हमने क्या पढ़ा, ये आउटसाइडर प्लस इनसाइडर दोनों की व्यू पॉइंट को क्या करती है, कंसिडर करती है। ये एक डिफरेंस था मॉडर्न अप्रोच और आपका किसके अंदर, ट्रेडिशनल अप्रोच के अंदर। तो क्लियर हुई यहाँ पे ये चीज आपको, ठीक है। फिर देखते हैं हम ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं, किसकी, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव की। अब देखो यहाँ तक हमने पढ़ लिया, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मीनिंग क्लियर होगा। एक बार जल्दी से रिकैप कर लेते हैं अपना फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर तक हमने क्या पढ़ा। तो हमने एक सिंपल सी चीज देखी है, फाइनेंशियल और मैनेजमेंट दो वर्ड से मिलकर बना है। फाइनेंशियल का मतलब क्या, फंड्स जितने भी एक बिजनेस के अंदर होते हैं, फाइनेंशियल रिसोर्सेज वो किसके अंदर आ जाएंगे, आपके फाइनेंशियल के अंदर आ जाएंगे। मैनेजमेंट के अंदर क्या, उनको चेक करना, उनको कंट्रोल करना, किसका पार्ट बन जाएगा, आपका मैनेजमेंट का। कि फंड जो हमने क्या किए हैं, प्रोक्यूर करे हैं, रेज करे हैं, उनको किस तरह से यूटिलाइज करना है, और क्या है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहलाता है, ठीक है ना। किस तरह से उनको अलग अलग सेक्टर क्या करना है, एलोकेट, किस तरह से उनको क्या करना है, यूटिलाइज करना है पूरी फर्म के अंदर उन फंड को, और किस तरह से हमें अपनी फर्म को क्या करना है, ग्रो करना है, ठीक है। और हमने ये भी देखा यहाँ पे कि जो एक फाइनेंशियल मैनेजर होता है क्या करता है, अलग अलग टाइप के क्या करता है, फंक्शन को परफॉर्म करता है, और उन फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए वो मेनली 3 टाइप के डिसीजन लेता है। और हमने कौन कौन से डिसीजन देखे, इन्वेस्टिंग डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन, और थर्ड हमारा कौन सा, डिविडेंड डिसीजन। इन तीनों डिसीजन के अंदर ही आपके जितने भी फंक्शन परफॉर्म करता है एक फाइनेंशियल मैनेजर, तीनों क्या होंगे, इंक्लूड हो जाएंगे, ठीक है ना। ये तीनों मेन डिसीजन है आपके जो एक फाइनेंशियल मैनेजर लेता है किसी भी फर्म के अंदर। अब बात करते हैं हम अपने ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट की। तो मेनली 2 ऑब्जेक्टिव होते हैं आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट के, और वो तो आपका जो टर्म ऑब्जेक्टिव है इसका मतलब क्या है, गोल और डिसीजन क्राइटेरिया, कि हमारे क्या गोल है और क्या हमारा डिसीजन क्राइटेरिया है, किसका, जो 3 डिसीजन हमने लिए हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर, उनका हमारा गोल क्या है, कि हमने वो जो डिसीजन है वो क्यों लिए हैं। जो भी एक फाइनेंशियल मैनेजर है, हमने देखा कि 3 टाइप के डिसीजन लेता है एक फॉर्म के अंदर, तो डिसीजन क्यों लेता है, मेन रीजन क्या है, उसके मेनली 2 ऑब्जेक्टिव, तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, एक वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। मेनली ये 2 गोल हैं जिसके कारण कोई भी फाइनेंशियल मैनेजर किसी भी फर्म के अंदर ये 3 टाइप के डिसीजन लेता है, ठीक है। तो देखते हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन क्या है। तो मेनली जो आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है वो सिर्फ ओनली फोकस करता है प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने में। ये भी जरूरी है, प्रॉफिट को मैक्सिमम करेंगे तभी तो हम क्या कर पाएंगे, ग्रो कर पाएंगे। अब सेकंड क्या था हमारा, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का मतलब क्या है, कि जो शेयर होल्डर की वैल्यू है, क्या है, जो शेयर होल्डर की वैल्यू है उसको क्या करना, उसको मैक्सिमाइज करना। ये हमारा किसके अंदर आएगा, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के अंदर। वो कैसे होगी, जैसे जैसे हमारे शेयर का प्राइस क्या होगा, मार्केट के अंदर इंक्रीज होगा, तो जो शेयर होल्डर की वेल्थ हो क्या होगी, जो शेयर होल्डर की वैल्यू हो क्या होगी, मैक्सिमम होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो अगर मैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की बात करूँ तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का मतलब क्या है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का मतलब है कि अपने जो प्रॉफिट है उसे क्या करना, इंक्रीज करना। वो शॉर्ट टर्म से रिलेटेड हो या लॉन्ग टर्म से रिलेटेड हो, मेन फोकस इसके ऊपर रखना, प्रॉफिट के ऊपर, कि प्रॉफिट को कैसे मैक्सिमाइज किया जाए। अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पे वेल्थ मैक्सिमाइजेशन की, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का मतलब क्या है, कि शेयर होल्डर की वैल्यू क्या करना, मैक्सिमाइज करना, ठीक है ना। जो अर्निंग है अपने शेयर होल्डर की उनको क्या करना, मैक्सिमम करना। यही तो क्या कहलाएगा आपका वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। और वो कैसे पॉसिबल होगा, वो तब पॉसिबल होगा जब एक कंपनी डिविडेंड डिसीजन प्रॉपरली लेगी और कंटिन्यू क्या करेगी, एक डिविडेंड पॉलिसी अडॉप्ट करेगी अपने बिजनेस के अंदर, ठीक है ना। डिविडेंड डिसीजन इंक्लूड अ प्रॉपर डिविडेंड पॉलिसी रिगार्डिंग टू द डिस्ट्रीब्यूशन और रिटेनिंग ऑफ द कंपनी प्रॉफिट। तभी तो क्या होगा,
वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ज़्यादा से ज़्यादा होगा, तब एक कंपनी क्या करेगी, प्रॉपरली डिविडेंड क्या करेगी, डिस्ट्रीब्यूट करेगी, तो क्या होगा, कंपनी का वेल्थ मैक्सिमाइजेशन होगा। तो देखो एक एग्जांपल लेते हैं छोटा सा, जिससे आपको अच्छे से क्लियर होगा कि कंपनी के लिए ओनली प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अच्छा है या फिर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन अच्छा है। आपके पास खुद से ही खुद आंसर होगा कि क्या अच्छा है। ठीक है, तो देखो एक तरह हम बात करते हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की, एक तरफ हम बात करते हैं वेल्थ मैक्सिमाइजेशन की। तो देखो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के अंदर मान लो फॉर एग्जांपल कंपनी ने 100 रुपये अर्न किए, ठीक है, और डिविडेंड दिया 0 रुपये, तो कंपनी के पास प्रॉफिट कितना बचा, 100। तो अब कंपनी का प्रॉफिट कितना बना, पूरे पूरा 100 रुपये कंपनी के पास बच गया, तो यहाँ पे क्या होगा, उसका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो गया। ठीक है ना। अगर मैं बात करती हूँ वेल्थ मैक्सिमाइजेशन की, कंपनी ने वो 100 रुपये कमाई, 100 के 100 रुपये क्या कर दिए, एज ए डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। ठीक है ना, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर तो दिए 100 के 100 रुपये, लेकिन कंपनी के पास कुछ बचा नहीं, बिल्कुल भी नहीं, 0 रुपये बचे। ठीक है ना, यहाँ पर वेल्थ तो क्या होगी, यहाँ पे कंपनी की मैक्सिमाइज होगी, लेकिन प्रॉफिट बचा कुछ भी कंपनी के पास नहीं बचा। लेकिन यहाँ पर अपोजिट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के अंदर कंपनी ने एक भी रुपया डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, तो यहाँ पे वेल्थ क्या होगी कंपनी की, बिल्कुल कम, क्योंकि कंपनी के शेयर प्राइस इंक्रीज नहीं होंगे। अब देखो ये मान लो ए कंपनी, ये बी कंपनी है, अब जितने भी शेयर होल्डर होंगे ए कंपनी के, अगर बी कंपनी वालों को अच्छे से डिविडेंड मिलता हुआ दिखाई देगा, तो ए कंपनी वाले क्या करेंगे, इसके शेयर को सेल करके क्या करेंगे, बी कंपनी के पास चले जाएंगे, और बी कंपनी के शेयर की डिमांड क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। ठीक है ना, अगर इसकी डिमांड ज्यादा होगी तो मार्केट में प्राइस जो बी कंपनी के शेयर के वो क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, जिससे इसकी वेल्थ क्या हो जाएगी, मैक्सिमाइज हो जाएगी। लेकिन कंपनी के पास प्रॉफिट तो कुछ नहीं बचा ना, अब वो अपना इंटरेस्ट डिबेंचर को कैसे पे कर पाएगी। अपोजिट इसका जो भी शेयर होल्डर है अब ए के, वो ए बी के पास चले गई, प्रॉफिट तो अच्छा खासा बचा हुआ ए के पास, लेकिन यहाँ पर शेयर हो जो की जो वैल्यू है शेयर की ज्यादा सेल होने से मार्केट के अंदर वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। ठीक है ना, तो इसलिए एक इस कोई भी कंपनी ना ओनली प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को रिलाई कर सकती है, ना ओनली वेल्थ मैक्सिमाइजेशन को रिलाई कर सकती है, दोनों इनकम्प्लीट है एक दूसरे के बिना। कंपनी को प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन भी चाहिए और कंपनी को वेल्थ मैक्सिमाइजेशन भी चाहिए। तो ये बात क्लियर हुई अच्छे से आप लोगों को यहाँ पे। ठीक, अब हम बात करते हैं डिफरेंस की प्रॉफिट और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन की, लेकिन यहाँ पर हाँ कुछ डिसएडवांटेज हैं आपकी किसकी, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की, क्योंकि जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ना उसके अंदर ये क्लियर नहीं दिया कि जो आपको प्रॉफिट लेना है वो कौन सा लेना है, वो क्योंकि आपका जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होता है। ठीक है ना, प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी होता है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट और टैक्स भी होता है, तो काफी आपके प्रॉफिट क्या अलग अलग तरह के होते हैं। तो यहाँ पर ये क्लियर नहीं किया गया कि आपका जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के अंदर प्रॉफिट किस तरह का लेना है, तो एक डिसएडवांटेज ये है। तो मिनिमम 3 तरह के डिसएडवांटेज पड़ते हैं किसके अंदर, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के अंदर। तो फर्स्ट क्लियर यहाँ पे, ठीक है ना, कि जो आपकी प्रॉफिट है वो जो मीनिंग है प्रॉफिट का वो अनक्लियर है, यहाँ पे उसको क्लियर नहीं किया गया, उसके अंदर एम्बिग्यूटी है। ठीक है, बात क्लियर। सेकेंड बात, यहाँ पर इसने टाइम वैल्यू के ऊपर फोकस ही नहीं किया, किसने, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के अंदर। आपके पास आज 100 रुपए हैं, ठीक है, अगर आप उस 100 रुपए को अपने पास रखते हो, क्या वो 2 साल के बाद उस 100 रुपए की वैल्यू सेम रहेगी, बिल्कुल भी नहीं रहेगी, क्योंकि फ्यूचर के अंदर इन्फ्लेशन भी तो क्या होगा, इंक्रीज होगा। अब जो 100 रुपए से आप आज जो आप चीज खरीदते थे, क्या 2 साल के बाद वो सेम चीज सेम क्वांटिटी में खरीद सकते हो, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इन्फ्लेशन इंक्रीज होगा, इंटरेस्ट रेट में इंक्रीज होगा, हजारों चीजों में चेंज होगा, जिसके कारण उस 100 रुपए की वैल्यू आगे फ्यूचर में जाके क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो उसकी परचेजिंग पावर हो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो जो टाइम वैल्यू का कंसेप्ट है वो यहाँ पर डिस्कस नहीं किया गया किसके अंदर, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के अंदर, लेकिन वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के अंदर टाइम वैल्यू ऑफ मनी को क्लियर किया गया है। ठीक है, लेकिन और हाँ थर्ड जो इसकी डिसएडवांटेज है वो क्या है कि जो रिस्क और अनसर्टेनिटी है उसको भी नहीं कंसिडर किया गया किसके अंदर, आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के अंदर, और जो कि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के अंदर क्या किया गया है, डिस्कस किया गया है। ठीक है, तो ये मेनली क्या थी, 3 डिसएडवांटेज थी किसके, आपके प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की। तो एक डिफरेंस देख लो, आपको पूरा का पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन क्या है और आपका वेल्थ मैक्सिमाइजेशन जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है। देखो सबसे पहले कंसेप्ट, ये डिपेंड किसके ऊपर है कि कैसे हमें सेल को क्या करना है, इंक्रीज करना, अपने प्रॉफिट को इंक्रीज करना है। ठीक है, सेकंड जो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन है वो किसके ऊपर डिपेंड है, कैश मूवमेंट इन दी एसोसिएशन के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, मेन ऑब्जेक्टिव है कि कैसे ज्यादा से ज्यादा अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अर्न किया जाए, और इसका अल्टीमेटली गोल क्या है कि अपने मार्केट वैल्यू क्या करना, शेयर की मार्केट वैल्यू को इंप्रूव करना, इंक्रीज करना, किसके अंदर, मार्केट के अंदर। ठीक है, कंसिडरेशन जो रिस्क और अनसर्टेनिटी है वो प्रॉफिट के अंदर कंसीडर नहीं की गई और इसके अंदर कंसीडर की गई है। देखो रिस्क और अनसर्टेनिटी कैसे, एग्जांपल से देखो, मैंने यहाँ पे आपके लिए एग्जांपल ले रखा। देखो
तीन टाइप की पीरियड आए किसी भी इकोनॉमी के अंदर, रिसेशन टाइम पीरियड, नॉर्मल और बूम। एक कंपनी है ए और एक कंपनी है बी, जिसने रिसेशन के अंदर क्या किया, 90 रुपये का प्रॉफिट अर्न किया, इसने 100 का नॉर्मल के अंदर, बूम के अंदर 110 का। लेकिन बी अल्टरनेटिव है, उसने रिसेशन टाइम पीरियड के अंदर कितना प्रॉफिट जनरेट किया, 0 रुपये का, तो मंदी का टाइम था, बिल्कुल भी प्रॉफिट अर्न नहीं किया। लेकिन नॉर्मल के अंदर 100 रुपीज का और बूम पीरियड के अंदर 200 रुपीज का। देखो प्रॉफिट दोनों के सेम है। अगर मैं यहाँ पे बात करती हूँ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की, तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के अकॉर्डिंग दोनों कंपनी क्या है, बिल्कुल सेम है। लेकिन मैं बात करती हूँ वेल्थ मैक्सिमाइजेशन की, वहां पर हम जो हमारे रिस्क और अनसर्टेनिटी है उनको कंसिडर करते हैं, ठीक है ना। तो देखो कोई भी नॉर्मल इन्वेस्टर है जो, वो क्या सोचता है कि जो कंपनी जो प्रॉफिट अर्न कर रही है वो कॉन्स्टेंटली क्या करती रहे, सेम टाइप ऑफ प्रॉफिट क्या करती रहे, इंक्रीज करती रहे, ज्यादा अप डाउन ना हो उसके प्रॉफिट में, ठीक है, ज्यादा अनसर्टेनिटी ना हो। कुछ कंपनी तो कभी ज्यादा कभी कम, कभी ज्यादा कभी कम, या फिर एक कंपनी है जो कॉन्टिन्यूसली क्या करती है, एक इंक्रीजिंग रेट पे क्या कर रही है, प्रॉफिट को जनरेट कर रही है, ठीक है ना। तो आप किस पे ज्यादा रिलाई करोगे, ऐसी कंपनी पे जो कंटिन्यूसली क्या कर रही है, एक इंक्रीजिंग रेट पे क्या कर रही है, प्रॉफिट को अर्न कर रही है, या फिर ऐसी कंपनी पर जो कभी डाउन, कभी प्रॉफिट बिल्कुल भी नहीं, कभी प्रॉफिट इतने ज्यादा, कभी प्रॉफिट बिल्कुल भी नहीं। तो सिंपल सी बात है, हम जो यहाँ पे अल्टरनेटिव ए है उसके ऊपर ज्यादा रिलाई करेंगे ना। तो यही चीज है जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के अंदर इग्नोर की गई है और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के अंदर क्या की गई है, को इसको लिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे बी जो कंपनी है वो क्या है, अनसर्टेन कंपनी, और अनसर्टेन के ऊपर ज्यादा लोग रिलाई नहीं करते। कौन सी कंपनी को रिलाई करते हैं, जो कंपनी सर्टेन है इकोनॉमी के अंदर, ठीक है ना, जो हरदम एक कांस्टेंट रिटर्न से हमें क्या कर रही है, प्रॉफिट जनरेट कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे ए कंपनी क्या होगी, ज्यादा रिलायबल होगी अकॉर्डिंग टू वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के अकॉर्डिंग दोनों कंपनी क्या है, सेम प्रॉफिट जनरेट करिए, वो भी 300 वो भी 300, ठीक है। और नेक्स्ट क्या आपका टाइम वैल्यू ऑफ मनी, इसके अंदर इग्नोर किया गया, इसके अंदर कंसर्न किया गया। देखो टाइम वैल्यू ऑफ मनी, अगर मैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर करूं, तो आज मैं अगर आपको 100 रुपये दूं, मैं आपको क्या कहूं कि आप या तो 100 रुपये आज लो, ठीक है ना, या फिर मैं आपको 1 साल बाद 100 रुपये दे दूंगी, ठीक है। तो आप क्या ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन चूज करोगे, आज मैं आपको 100 रुपये दूं या फिर 1 साल के बाद 100 रुपये दूं, तो आज दूंगी वाला ऑप्शन चूज करोगे ना, ठीक है ना। ये क्या आपकी टाइम वैल्यू, क्योंकि आपको पता है कि अगर आपको 1 साल के बाद 100 रुपये मिलेंगे, तो आज जो जितनी क्वांटिटी आप 100 रुपये में परचेज कर सकते हो, उतनी क्वांटिटी 1 साल के बाद नहीं परचेज कर सकते, क्योंकि इन्फ्लेशन भी तो इंक्रीज होगा ना। तो ये सिंपल सी बात है, ठीक है, सब चीजें सब लोग इसको समझते हैं, ठीक है। तो ये चीज किसके अंदर, आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के अंदर इंक्लूड नहीं की गई। तो अगर आज के टाइम जो प्रेजेंट टाइम है उसके अंदर मैं ज्यादा प्रॉफिट जनरेट करती हूँ, तो वो ज्यादा बेटर माना जाएगा, ना कि जो मैं आगे आने वाले टाइम में ज्यादा प्रॉफिट जनरेट करूंगी उसको ज्यादा बेटर माना जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्लियर हुआ है टाइम वैल्यू ऑफ मनी का। तो देखो यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है टाइम वैल्यू ऑफ मनी का भी। मान लो 3 पीरियड दे रखे हैं, एक अल्टरनेटिव एक कंपनी ए है, कंपनी बी है। कंपनी ए है जो 150 लाख, 100 लाख और 50 लाख ऐसे रेवेन्यू जनरेट किया, इसने पहले 50, 100 और 150 ऐसे रेवेन्यू जनरेट किया। दोनों का रेवेन्यू क्या है, दोनों का प्रॉफिट दोनों का सेम है, 300। लेकिन कौन सी बेटर मानी जाएगी, बेटर मानी जाएगी जो ए कंपनी है। क्यों मानी जाएगी, क्योंकि टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कंसेप्ट, कि जो पैसे मैं आज जनरेट कर रही हूँ और जो मैं आगे फ्यूचर में करूंगी, जो आज का जो वैल्यू है वो क्या होगी, ज्यादा होगी कंपेयर टू सेम रुपए अगर मैं फ्यूचर में जनरेट करती हूँ उनके कंपेयर में, ठीक है ना। ये बात क्लियर हुई। जो मैंने आपको 100 रुपये वाला एग्जाम्पल दिया, कि मान लो आप आज 100 रुपये से 5 kg शुगर खरीदते हो, तो आगे आने वाले 1 साल में आप हो सकता है 100 रुपये से सिर्फ 4 kg ही शुगर खरीद पाओ। क्योंकि इस रुपीज की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। सिंपल सी बात है, आने वाले टाइम में जो भी बाइंग पावर हो क्या हो जाती है, कम हो जाती है सेम रुपीज से, ठीक है। ये चीज क्लियर हुई यहाँ पे। तो ये हमने इग्नोर कर दिया प्रॉफिट के अंदर, और हम किसके अंदर कंसिडर करते हैं, वेल्थ के अंदर। तो इसलिए जो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन है कहीं ना कहीं वो क्या है, एक बेटर ऑब्जेक्टिव है हमारा कंपेयर टू प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन से, ठीक है। पे अब हम डिस्कस करते हैं अच्छे से टाइम वैल्यू ऑफ मनी को, कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी होता क्या है आपको, क्योंकि जो आपका टाइम वैल्यू ऑफ मनी है ना बच्चों, जो टॉपिक है वो आगे आने वाला जो आपका टॉपिक चैप्टर है कैपिटल बजटिंग, उसके अंदर भी यूज होने वाला है। अगर हमने इसको अभी डिस्कस नहीं किया कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी होता क्या है, अच्छे से इसको क्लियर नहीं किया, तो उसके अंदर बड़ी कंफ्यूजन बन जाएगी कैपिटल बजटिंग के अंदर, ठीक है ना। आप उसको वहाँ पे अच्छे से फिर क्लियर नहीं कर पाओगे। जो आपकी टाइम वैल्यू ऑफ मनी है ना, कोई भी बिजनेस, कोई भी हम फाइनेंशियल डिसीजन लेते हैं ना, वो आप पर्सनल लाइफ में लो या फिर कोई बिजनेस फर्म के अंदर ले जाए, टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर करना एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो आप कभी भी आपने LIC कोई भी पॉलिसी ली हो, या फिर बैंक में कोई भी आपने FD RD कुछ भी करवाया हो,
तो वहां पर क्या कंसिडर करते हो आप, टाइम वैल्यू ऑफ मनी को देखते हो कि आगे आने वाले टाइम में कितने पैसे मैं यहाँ से ले सकता हूँ। अगर मैंने आज 100 रुपए की एफडी करवाई है तो फ्यूचर में जो मेरे को पैसे मिलेंगे तो वहां से कितना एक्स्ट्रा मनी जनरेट होके मिलेगा, ठीक है ना। तो ये क्या बताता है आपको, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। इसलिए टाइम वैल्यू ऑफ मनी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वो आप पर्सनल लाइफ में लेके चलो या फिर आप कब लेके चलो, आप उसको फर्म के अंदर लेके चलो। कोई भी फर्म ये नहीं चाहेगा कि आज अगर मैं 100 रुपये लगाना तो आने वाले टाइम में आपको 100 रुपये ही जनरेट हो। हर लोग क्या सोचते हैं कि अगर मैंने आज 100 रुपये लगाए तो आने वाले फ्यूचर के टाइम में कितने हो, 100 से ज्यादा, 110, 120 क्या हो, ज्यादा ही अमाउंट क्या हो, जनरेट हो। इसको हम क्या कहते हैं, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। क्योंकि हम सबको पता है कि अगर आज उस रुपए की 100 वैल्यू है तो आने वाले टाइम में उस रुपए की जो 100 वैल्यू आज के टाइम है वो सेम नहीं रहने वाली, ठीक है। तो इसलिए टाइम वैल्यू ऑफ मनी का जो कंसेप्ट है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के अंदर हमने क्या किया था, टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर किया था, इसलिए हमने ज्यादा सुपीरियर बताया था किसको, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन को, किससे, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन से। देखो प्रॉफिट का भी जनरेट करना जरूरी है कहीं ना कहीं बिजनेस के अंदर, लेकिन वेल्थ मैक्सिमाइजेशन क्या है उससे ज्यादा बेटर है, क्योंकि जो उसकी 3 डिसएडवांटेज थे ना प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की, वो हमारी वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के अंदर नहीं है। इसलिए ज्यादा सुपीरियर कौन सा, आपका वेल्थ मैक्सिमाइज करना, ठीक है। आगे देखो, टाइम वैल्यू ऑफ मनी का मतलब क्या है कि दैट द वैल्यू ऑफ यूनिट ऑफ मनी इज डिफरेंट इन डिफरेंट टाइम पर। जो यूनिट है मनी की, जो वैल्यू ऑफ मनी की वैल्यू है किसकी, मनी की, वो डिफरेंट होगी डिफरेंट टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग, ठीक है। द वैल्यू ऑफ सम ऑफ मनी रिसीव टुडे इज मोर देन इट्स रिसीव्ड आफ्टर टाइम पीरियड। तो ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि जो हमें आने वाले टाइम पीरियड में जो 100 रुपये मिलेंगे और जो आज के 100 रुपये हैं, तो आज के 100 रुपये की वैल्यू ज्यादा है किसके कंपेयर में, जो फ्यूचर में हमें क्या मिलेंगे, 100 रुपये मिलेंगे, उससे ज्यादा है, ठीक है। यहाँ पर यही कह रहा है। फिर आगे देखो क्या है, कन्वर्सली द सम मनी रिसीव्ड इन फ्यूचर इज लेस वैल्यूएबल देन इट्स टुडे। रैशनल इन्वेस्टर वुड प्रीफर करंट रिसिप्ट ऑफ फ्यूचर रिसिप्ट टू फ्यूचर रिसिप्ट, ठीक है ना। कोई भी रैशनल इन्वेस्टर वो क्या सोचेगा कि मेरे को आज ही वो पैसा मिल जाए, ना कि वो फ्यूचर में मिले, ठीक है ना। हर एक रैशनल इन्वेस्टर की थिंकिंग होती है अगर मेरे को 100 रुपये फ्यूचर में मिलने तो इससे अच्छा मेरे को क्या मिल जाए, वो आज ही मिल जाए, क्योंकि उसकी टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या होगी, प्रेजेंट में ज्यादा होगी कंपेयर टू फ्यूचर के। अगर यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल तो देखो, एग्जाम्पल क्या है, अगर कोई भी फर्म एक्वायर कर सकती है फिक्स एसेट, they have a pay certain sum of money to the vendor. The benefit arising out of acquisition of such asset will be spread over number of year। ये हमें पता है कि हम कोई भी बिजनेसमैन आज एक एसेट परचेज कर रहा है तो उसका जो बेनिफिट है वो नंबर ऑफ ईयर में क्या है उसको मिलने वाला है, ठीक है ना। तब कब तक मिलने वाला है, तब तक वो जो एसेट है उसकी वर्किंग लाइफ है, तब तक क्या मिलेगा, उसको बेनिफिट मिलेगा। जो भी वो बिजनेसमैन हो क्या करता है, अलग अलग डिफरेंट सोर्स से क्या करता है, फंड को रेज करता है। जैसे कि बैंक से बोरो कर सकता है, डिबेंचर से, लोन से, ठीक है ना, किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, अलग अलग सोर्स से क्या करता है, फंड को रेज करता है, क्या करने के लिए, उस फिक्स एसेट्स को एक्वायर करने के लिए। These involve the cash inflow at the time of raising fund as well as an obligation to pay interest, dividend and return on the principal in future. It is on the basis of a comparison of the cash outflow and cash inflow that financial decisions are made. अब वो ये डिसीजन कैसे लेगा कि वो उस एसेट्स को परचेज करे या ना करे। तो देखो सिंपल सी बात हो, क्या डिसीजन लेगा कि जो मैंने आज एसेट परचेज की है, ठीक है ना, उससे मेरे को आगे आने वाले लाइफ टाइम में कितना क्या मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा। और जो मैंने सोर्स क्या किए हैं, जिस सोर्स से मैंने क्या किया, पैसे को रेज किया है उस एसेट को परचेज करने के लिए, जो उनकी कॉस्ट, मान लो मैंने डिबेंचर से लिया है वो पैसा या फिर इक्विटी शेयर होल्डर से लिया है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर से लिया है, क्या जो उसकी कॉस्ट है वो उससे कम है जितना मैं प्रॉफिट क्या कर पाऊंगा आगे आने वाले टाइम में इस एसेट से जनरेट कर पाऊंगा, तभी तो क्या करेगा, उस एसेट को परचेज करेगा ना। फॉर एग्जाम्पल मान लो जो उसकी कॉस्ट आ रही है, ठीक है, जो उसकी कॉस्ट आ रही है इसको परचेज करने की, जो उसने क्या किया, पैसे को रेज किया अलग अलग सोर्सेज से, और जो उसकी कॉस्ट आ रही है उस किसके लिए, उस बिजनेसमैन के लिए, वो ज्यादा आ रही है, और जो रिटर्न जनरेट कर पा रहा है उस एसेट से वो कम कर पा रहा है, क्या उस एसेट को परचेज करेगा, क्या एक फाइनेंशियल मैनेजर डिसीजन लेगा, बिल्कुल भी नहीं लेगा, ठीक है ना। तो इसलिए टाइम वैल्यू का होना जरूरी है, क्योंकि जो भी रिटर्न अब हमें मिलने वाले हैं उस एसेट से वो आगे आने वाले फ्यूचर टाइम पीरियड में मिलने वाले, ना कि अभी मिलने वाले हैं। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि जो फ्यूचर में हमें रिटर्न मिलने वाले हैं उनकी आज के कंपेयर में क्या वैल्यू होगी, आज के टाइम उन रुपयों की क्या वैल्यू होगी, उस रिटर्न की क्या वैल्यू होगी। क्या करना पड़ता है, फाइनेंशियल मैनेजर को डिसीजन लेना पड़ता है। तो यहाँ पे डिस्काउंटिंग करनी पड़ती है, किसको, एक मैनेजर को। डिस्काउंटिंग क्या होगा, डिस्काउंटिंग मतलब कि जो फ्यूचर रिटर्न है उसको कंपेयर करेगा, क्या करके उसको कन्वर्ट कर देगा किसके अंदर, प्रेजेंट रिटर्न के अंदर। अगर मान लो फ्यूचर में जो रिटर्न मिल रहे हैं मेरे को, अगर आज के टाइम मिलते तो उनकी क्या वैल्यू होती, कितने रुपए के इक्वल होते ये रिटर्न जो मेरे को फ्यूचर में मिलेंगे।
बात क्लियर हुई आपको यहाँ पे अच्छे से मैं क्या समझा रही हूँ आप लोगों को, ठीक है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, अच्छे से समझने की कोशिश करना। देखो फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने आज क्या की है, कोई भी प्रोजेक्ट में रुपया लगाया है कितने का, 10 लाख का, ठीक है ना। कोई प्रोजेक्ट में कॉस्ट लगाई 10 लाख की, और मैंने एज्यूम किया कि आज जो इनफ्लो होगा इसका वो क्या होगा, आज की वैल्यू के अंदर कितना होगा, वो 80,000 होगा। कितना होगा, वो 80,000 होगा आज की वैल्यू के अंदर, क्योंकि टोटल रिटर्न में कितना जनरेट कर पाऊंगा वहां से, 10,80,000 का। लेकिन अगर मैं वही पैसा बैंक में जमा करता हूँ तो वहां से मैं 10% का रिटर्न जनरेट कर पाऊंगा। तो क्या मैं उस प्रोजेक्ट के अंदर पैसा लगाऊंगी? बिल्कुल भी नहीं लगाऊंगी, क्योंकि मैं बैंक से बिना रिस्क लिए कितना जनरेट कर रही हूँ, 10%। अगर मैं प्रोजेक्ट में रिस्क लेके इतना जनरेट कर रही हूँ, कितने का, 80,000 का, 8% का, तो क्या उस प्रोजेक्ट में पैसा लगाना समझदारी होगी? बिल्कुल भी नहीं। तो ये डिसीजन यहाँ पे हम नहीं लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे चीज क्लियर हुई आपको मैं क्या कह रही हूँ, कि जो भी एक इन्वेस्टर, जो भी एक बिजनेसमैन, जो भी एक फाइनेंशियल मैनेजर डिसीजन लेता है कि मेरे को आज मान लो 10 लाख रुपए का कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करना, कोई भी मशीनरी खरीदनी है, तो यहाँ पे क्या देखागा कि आने वाले फर्स्ट ईयर में कितना रिटर्न जनरेट होगा, सेकंड ईयर में रिटर्न कब तक जनरेट होगा, आने वाले कई सालों में, ठीक है ना। और साथ में क्या देखेगा कि जो कॉस्ट है, जो मैंने 10 लाख रुपए रेज की है, उसकी कॉस्ट कितने दिन तक देनी। मान लो मैंने डिबेंचर इशू किए हैं 10 साल के लिए, क्या कि डिबेंचर इशू किया मैंने कितने साल के लिए, 10 साल के लिए। अब 10 साल तक क्या पे करना पड़ेगा, उनका इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। प्रिंसिपल अमाउंट 10 लाख की और प्लस इंटरेस्ट, मान लो हर साल का 10% इंटरेस्ट है, तो हर साल 10%, 10%, 10% इंटरेस्ट में क्या कर रही हूँ, पे कर रही हूँ किसको, डिबेंचर होल्डर को, प्लस 10 लाख की कॉस्ट। क्या वो जो ये कॉस्ट है टोटल, वो कम है जो जितना मैं क्या कर रही हूँ, रिटर्न जनरेट कर रही हूँ किससे, उस एसेट से आने वाले टाइम पीरियड में। अगर ये ज्यादा है तो वो उस प्रोजेक्ट क्या कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा, वरना क्या कर देगा, रिजेक्ट कर देगा, ठीक है ना। और ये चीज कैसे देखता है मैनेजर, वो देखता है कंपाउंडिंग से, या फिर आपके किस तरह से, आपके डिस्काउंटिंग मेथड से। ये हम आने वाले अपने लेक्चर में डिस्कस करेंगे, कंपाउंडिंग मेथड क्या होता है, डिस्काउंटिंग मेथड क्या होता है, ठीक है ना। तो हम अपने एनपीवी वाला टॉपिक करेंगे ना, तो वहाँ पे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक आपको ओवरव्यू तो क्लियर हुआ ना, टाइम वैल्यू ऑफ मनी का ओवरव्यू क्या होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मेरे को ये बताओ कि जो भी हमने पढ़ा आज की क्लास में, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मीनिंग क्या है, उसका इंट्रो अच्छे से क्लियर हुआ या नहीं हुआ, टाइम वैल्यू ऑफ मनी का एक कंसेप्ट क्लियर किया, एक ओवरव्यू या टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्यों जरूरी है किसी भी बिजनेस फर्म के लिए, किसी भी फाइनेंशियल मैनेजर के लिए, कोई भी डिसीजन लेते हुए, ये क्लियर हुआ या नहीं हुआ अच्छे से। अगर कोई भी क्वेरी है आप लोगों की, नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो ये कुछ एमसीक्यू है आपके इस टॉपिक से रिलेटेड, आप इनको करने की कोशिश करना वीडियो को पॉज करके, फिर इनके जो आंसर हैं वो हम आने वाली कल की नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो देखो ये कुछ है एमसीक्यू, इनको जरूर सोल्व करना। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर हाँ वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।